मेरी और सलीम की उम्र में ज्यादा फर्क नहीं था, इसलिए वो मेरे साथ साथ रहता था। एक दिन वो मेरे बिस्तर पर आ गया। आंटी का एक छोटा बेटा था जो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था, यानी घर पर ज्यादातर वो अकेली ही होती थी। जब अबू ने उनसे बात की तो उन्होंने हंसकर कहा, अरे भाई, इसमें पूछने की क्या बात है। वसीम हमारा अपना बेटा जैसा है, जब तक चाहे यहाँ रहे। पहली बार जब मैं उनके घर सामान लेकर पहुंचा तो उन्होंने बहुत अपनायत दिखाई। छोटे से लेकिन साफ सुथरे फ्लैट में वो अकेली रहती थी। घर में हल्की सी चंबल और इत्र की खुशबू हमेशा फैली रहती। मैं भी वहां आराम से शिफ्ट हो गया। दिन गुजरने लगे। सुबह में दफ्तर चला जाता और शाम को वापस लौटकर आंटी से बातें करता। आंटी बहुत बातूनी थी और उनका हंसना मुझे हमेशा अच्छा लगता। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक रहती थी, जैसे वो तन्हाई को हंसी में छुपाने की कोशिश करती हो। एक दिन ऑफिस से लौट कर देखा तो आंटी किचन में काम करते करते बार बार अपने कंधे को दबा रही थी। मैं पास गया और उनसे पूछा, क्या हुआ है। तो बोली कि अब बुतनक बेटा, सुबह से काम करते करते कंधा और पीठ दर्द करने लगी है। उम्र हो गई है, अब जिस्म पहले जैसा साथ नहीं देता। मैंने सहज होकर कहा, आंटी अब चाही तो मैं तेल से मालिश कर दूं, दर्द थोड़ा कम हो जाएगा। पहले तो वो जीजे कर रही थी, फिर बोली, नहीं बेटा, उसकी क्या जरूरत है, तुम काम धंधे से थक कर आते हो, मैं क्यों परेशान करूं। लेकिन मैंने हंसते हुए कहा, अरे इसमें परेशान करने की क्या बात है, मैं आपको अपनी आंटी जैसा मानता हूं, बस 5 मिनट मालिश कर दूंगा, अब बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आंटी थोड़ी देर खामोश रही, फिर बोली, ठीक है, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो जरा कंधे दबा देना, और इस शाम का मंजर आज भी मेरी यादों में बसा है। आंटी कुर्सी पर बैठो और मैंने उनके कंधे पर हाथ रखकर उनके कंधे दबाने शुरू किए। उनकी साड़ी का प्लो सरक कर नीचे गिर गया और उनकी गुलाबी की सुर्ख जल्द हल्की हल्की चमकने लगी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता कंधों को दबाना शुरू किया तो आंटी बोली, हाँ जरा, और जोर से। आंटी ने आंखें बंद करते हुए कहा, मेरे हाथ जैसे जैसे उनके कंधे से पीठ की तरफ बढ़ रहे थे, आंटी का जिस्म गीला पड़ता जा रहा था। वो शायद बहुत दिनों से किसी के सपोर्ट को तरस रही थी। उनके चेहरे पर जो सुकून था वो साफ झलक रहा था। इस दिन के बाद ये सिलसिला बढ़ गया। अक्सर आंटी मुझसे कहती, वसीम जरा कंधा दबा देना, लगता है आज फिर अक्लन हो गई है, और मैं बगैर कुछ सोचे उनकी पीठ पर हाथ रख देता। आहिस्ता आहिस्ता ये मालिश सिर्फ दर्द मिटाने का बहाना ना रही, इसमें कुछ और शामिल होने लगा। जब मैं उनके बालों के पास हथेलियां ले जाता तो उनकी सांसें गहरी हो जाती। कभी कभी उनकी उंगलियां मेरे हाथ पर टिकी रह जाती। एक शाम तो हद ही हो गई। आंटी कमरे में अकेली बैठी थी, पंखा हल्की रफ्तार से चल रहा था। मैंने मजाक में कहा, आज तो आंटी बहुत थकी थकी लग रही है। वो हल्की सी मुस्कुराई और बोली, हाँ, जिस्म ही नहीं, दिल भी थक गया है। मैंने उनकी आंखों में झांका। उन आंखों में तलब थी, जैसे कोई उनका ही बात हो। मैं खामोश रहा, लेकिन उन्होंने खुद ही कहा, जानते हो वसीम, जिंदगी कभी कभी बहुत लंबी लगती है, तन्हाई कितनी भारी होती है, कोई समझ ही नहीं पाता। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। वो कांप कुछ, लेकिन हाथ ना छुड़ाया। उनके चेहरे पर आंसुओं की नमी थी। शायद यही वो पिल था जब हमारी दूरियां कम होने लगे। इस रात उन्होंने खुद कहा, वसीम आज बहुत दर्द हो रहा है, जरा मालिश कर दो। मैंने तेल लगा कर आया और उन्होंने ब्लाउज की डोरी खोल दी। मैं चौंक गया, मगर उन्होंने सहज होकर कहा, इतनी जीजे का क्यों कर रहे हो बेटा, बस पीठ पर मालिश करनी है। मेरे हाथ जैसे ही उनकी पीठ पर गए, उनके होंठों से एक गहरी सांस निकल गई। उनकी जल्द नर्म और गर्म थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता दबाव देता रहा और वो आंखें मूंद कर कहने लगी, बस यहीं थोड़ा, और नीचे उनकी आवाज़ हल्की और भारी हो चुकी थी। मेरे लिए ये तजर्बा नया था। सामने बैठी वो औरत जो मुझे हमेशा आंटी लगती थी, अचानक एक अलग रूप में मेरे सामने थी। उनकी पीठ पर हाथ फेरते हुए मैंने महसूस किया कि उनकी सांसें तेज हो रही है। वो बार बार मेरी पकड़ को कसने लगे। इस रात हमारी बातें देर तक चली। उन्होंने कहा, वसीम, मुझे नहीं पता मैं ये सब क्यों महसूस कर रही हूं, लेकिन शायद मैं बहुत अकेली हो गई हूं। तुम्हारे हाथों का सपोर्ट जैसे मेरे अंदर की सारी थकान दूर कर देता है। मैंने बस इतना कहा, आंटी, मैं हमेशा आपके साथ हूं। इसके बाद से हमारे दरमियान का रिश्ता और बदल गया, बल्कि दिल की तड़प को शांत करने का जरिया बन चुका था।
इस रात का माहौल बाकी दिनों से बिल्कुल अलग था। मैं ऑफिस से लौटा तो आंटी बालकोनी में अकेली बैठी थी। हल्की हवा चल रही थी लेकिन उनके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। मुझे देखते ही उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की पर मुस्कान अधूरी रह गई। मैंने पूछा, क्या हुआ आंटी, तबीयत ठीक नहीं है? उन्होंने आहिस्ता से कहा, तबीयत तो ठीक है, वसीम पर दिल बहुत दारी है। आज बहुत सी यादें ताज़ा हो गई हैं। मैं पास बैठ गया। कुछ देर हम दोनों खामोश रहे। फिर उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया। उनकी उंगलियों का कंपना साफ महसूस हो रहा था। वसीम, अगर मैं तुमसे कुछ कहूं तो बुरा तो नहीं मानोगे? उन्होंने मीडियम आवाज में पूछा। नहीं आंटी, अब जो चाहे कह सकती हैं। उन्होंने मेरी आंखों में झांका और कहा, तुम्हारे साथ रहते हुए लगता है जैसे मैं फिर से जी उठी हूं। तुम्हारे हाथों का सपोर्ट, तुम्हारी मौजूदगी, ये सब मुझे वो सुकून देती है जिसकी कमी सालों से थी। मैं कुछ कहता इससे पहले ही उन्होंने मेरा हाथ अपनी पीठ पर रखा और कहा, आज एक बार फिर मालिश कर दो, शायद इससे मेरा दिल हल्का हो जाए। मैंने तेल की शीशी उठाई और आहिस्ता आहिस्ता उनके कंधे और पीठ पर हाथ फेरने लगा। इस बार आंटी की सांसें पहले से कहीं ज्यादा तेज थीं। उन्होंने आंखें बंद कर लें और मेरी पकड़ को खिलाना होने दिया। बस ऐसे ही यही उनके हिठों से निकला और मेरे कानों में गूंजती रही। उनके चेहरे पर जो तड़प थी वो साफ दुख रही थी। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने खुद ही मेरा हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। हमारे दरमियान की दूरियां जैसे मिटने लगे। वो आंटी जिनके लिए मैं अब तक सिर्फ किरायादार और घर का लड़का था, अचानक एक अलग ही रूप में सामने थी। उनकी आंखों में आंसू भी थे और चाहत भी। उन्होंने बस कर कहा, वसीम, मुझे मत छोड़ना, मैं बहुत अकेली हूं। इस फिल्म में भी खुद को रोकना ठीक ना समझा। हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। कमरे में सिर्फ हमारी सांसों की आवाज।